और टॉपिक है इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, पीएम नरेंद्र मोदी टू अनवेल लोगो, वेबसाइट एंड थीम टुडे। मतलब कल का ये न्यूज़ है, कल टुडे में कहा गया था और ये कल कर दिया गया है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में जो है वो आज के न्यूज़पेपर में आपके पास आया होगा, तो आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है इस न्यूज़ को आप देख पाएंगे। तो फटाफट क्लासेस के लिंक को एक बार अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉपी पेन अपने हाथ में रखिए और एटलस अपने साथ में रखिए, क्योंकि बात क्या होने वाली है इस समय G20 पर होने वाली है। क्या है भैया G20? और ये देख रहे हैं हमारे चहेते मोदी जी, क्या मस्त लुक रखता है, मतलब देखो होना चाहिए, इसको कहते हैं। देखिए सपने अगर देखना है तो अपने प्रधानमंत्री जी की तरह देखिए, चाय से दिल्ली की यात्रा, है ना। पटरी और गठरी से शुरुआत की थी इन्होंने जीवन की, और ये पटरी और गठरी से जो जीवन की शुरुआत हुई, दिल्ली के सड़कों पे चल रहे हैं, बात ऐसी होनी चाहिए। और एक चीज़ देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है ना, वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हैं एक बहुत बड़े, आप देखिए वो जो ऐसे वैसे जो जीवन जीते हैं उनको छोड़िए, आपके सामने साक्षात एग्जाम्पल हैं कि आप भी जो है वो बड़े सपने देख सकते हैं, है कि नहीं। मोदी जी जब चाय बेच रहे होंगे गुजरात के अपने जिस भी क्षेत्र के होंगे वहाँ के प्लेटफॉर्म पर, तो उन्होंने सपना कभी देखा होगा क्या कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? नहीं देखा होगा। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होंगे तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने कर्म किया होगा, और कर्म जो है वो क्या कहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो मैं बार बार कहता हूँ आप सबसे कि अपने हाथ की लकीरों को देखना बंद करो। आपकी हाथ की लकीरों पे आपका किस्मत नहीं है, किस्मत तो आपके कर्म के ऊपर है। जैसा कर्म करोगे वैसी आपकी किस्मत बनेगी, क्योंकि अगर हाथ की लकीरों में ही अगर आपका भाग्य होता, हाथ की लकीरों में ही आपकी किस्मत होती, तो किस्मत तो उनके भी हैं जिनके हाथ नहीं है। तो हाथ की लकीरों के ऊपर मत ज़्यादा जाओ, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने कर्म के ऊपर भरोसा रखो, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखो। और अपने कर्म और मेहनत के ऊपर अगर भरोसा रखोगे दोस्तों, तो जीवन में कितना बड़ा सा बड़ा लक्ष्य होगा उसको आप भेद लोगे, उसको आप पूरा कर लोगे। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ पर हम लोग आते हैं, न्यूज़ को हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों ने जैसे कहा कि देखिए अगले साल जो है आप जानते हैं कि G20 की जो है वो बैठक होने वाली है, और बैठक कहाँ होने वाली? भारत में। अब G20 की जो बैठक भारत में होने वाली है, तो उसके लिए जो थीम है, उसकी जो वेबसाइट है, उसको पीएम मोदी ने कल लॉन्च किया है, ठीक है ना। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर था जब G20 की अगुवाई जो है वो भारत कर रहा है। भारत की अगुवाई में दुनिया का सबसे संपन्न 20 देशों का जो समूह है वो अगले साल यानी कि 2023 में जो है वो भारत में आ रहा है। और आप जान रहे हैं कि इस समय हमारा देश जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 वर्ष जो है वो हमारे आज़ादी के हो चुके हैं, और इसके आयोजन में ये एक बहुत बड़ा अवसर है जब 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य का जो प्रतीक है ये G20, और इसी में प्रतीक में जो लोगों को जो है बताया गया है उसको अगर आप देखेंगे तो ये आप देखिए, ये G20 का लोगो है, भारत 2023 इंडिया वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत क्या कहता है? भारत ये कहता है कि पूरा विश्व ही हमारा देश है। और आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो कमल के फूल पर जो है वो विश्व, अब कमल के फूल पर अगर विश्व की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हिंदू मान्यता में क्या है, कमल का फूल यानी कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, और यहीं से जो है वो क्या आता है, सुख, संपत्ति, संपदा, ये सब यहीं आता है। तो पीएम मोदी ने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए आज़ादी के बाद देश के विकास में सभी सरकारों ने जो है, सभी लोगों ने जो है वो अपना अपना योगदान दिया, और साथ में ही भविष्य की राह हमें और ज़्यादा ऊर्जा के साथ पूरी करनी है। इसी उद्देश्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब इसका कल अनावरण कर रहे थे, इस लोगों का जब सबके सामने रख रहे थे, तो इन्होंने G20 की बैठक के बारे में जब बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए G20 की बैठक तब हो रही जब पूरी दुनिया अनिश्चितता व संकट के माहौल में गुजर रही है, और सदियों बार होने वाली इस महामारी ने दुनिया अभी उभर ही नहीं रही है, और कई तरह के संकट हमें देखने को मिल रहे हैं, कई तरह की आर्थिक अनिश्चितता जो है इस समय विश्व के सामने है, और उसी में G20 की मेजबानी जो है वो भारत को करने को मिल रहा है। मोदी जी ने सीधे ये कहा कि देखिए जो कमल के फूल पर हमने विश्व को दिखाया है,
वो इसके माध्यम से हम क्या दिखाना चाहते हैं, इसके माध्यम से हम भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दिखाना चाहते हैं और दुनिया को भारत की संस्कृति का जो है वो परिचय कराना चाहते हैं। यानी कि भारत की जिम्मेदारी है कि अपनी हजारों साल पुरानी जो भी संस्कृति है, जो भी बौद्धिकता है, जो भी आधुनिकता है, उसका दर्शन दुनिया को कराएं, दुनिया को भारत की संस्कृति से जो है वो परिचित कराएं। भारत की यात्रा के बारे में जब उन्होंने बात की, ये पूरा स्पीच है, कल अगर आप लोग स्पीच अगर देखोगे पीएमओ के वेबसाइट पर जाकर या कल बात करोगे तो आप देखोगे उस स्पीच में इन्होंने सारे शब्द बोले हैं, है ना। उस स्पीच में इन्होंने कहा कि देखिए भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की जो यात्रा है हजारों वर्षों से हो रही है और उस यात्रा में भारत ने जो है वो अपना वैभव भी देखा है और गुलामी को भी देखा है। यानी कि भारत अपने वैभव काल में भी रहा है। भारत के जब अगर प्राचीन इतिहास के बारे में आप चर्चा करेंगे तो भारत का जो प्राचीन इतिहास है वो बहुत ही वैभवशाली रहा है। जब भारत को एक करने के बारे में बात होती है तो भारत की पहुंच जो है वो आप देखते हैं कि मौर्य युगीन काल में जो है वो भारत ने जो है एक भारत बनने के बारे में बात की थी, मौर्य काल में हमने बात की थी, है ना, ठीक है। और उसके बाद जो है वो भारत गुलाम भी बना, उसके बाद भारत का विभाजन भी हुआ, भारत ने विभाजन का दर्द भी झेला और आज फिर भारत जो है अपने पैर को आगे बढ़ा रहा है और विश्व में अपनी पहचान दिखा रहा है। और G20 की इस बैठक की अगर हम बात करें तो एक अवसर है कि विश्व को हम अपने परंपरा के बारे में, विश्व को अपने ज्ञान के बारे में जो है बता सके। और उन्होंने कहा कि इस वर्ष जो इंडोनेशिया में G20 की बैठक होने वाली है उसमें जब वो हिस्सा लेंगे, ठीक है ना, तो उसी में दिसंबर 2022 में जो है वो भारत को जो है वो G20 की मेजबानी करने का या G20 के नेतृत्व करने का जो है अवसर मिलेगा। अब इसी पर पीएम मोदी ने जो है वो क्या किया कि वेबसाइट लॉन्च किया और वेबसाइट के साथ साथ इस लोगो को जो है वो लॉन्च किया। अब ये जो वेबसाइट था, ये जो लोगो था, इस पे सरकार जो है, जो सरकार की जो थीम है उसको इन्होंने सामने लाया जिसमें खिलते हुए कमल पर जो है विश्व को दिखाया गया। और मोदी ने कहा कि देखिए ये लोगों के मौजूदा विश्व से यही उम्मीद है, ठीक है ना, कि चाहे हालत कितनी भी खराब हो, कमल कहां खिलता है? कीचड़ में। और कीचड़ का मतलब क्या है? गंदगी। चाहे हालत कितनी भी खराब हो, परिस्थिति कितनी भी खराब हो, कमल खिलेगा, अंधेरा छटेगा और देश आगे बढ़ेगा, है ना। तो कहा कि हालत कितनी भी खराब हो, कमल तो खिलेगा ही। और अभी दुनिया में कई सारी समस्याएं हैं। दुनिया जो है इस समय युद्ध में लड़ा हुआ है, दुनिया इस समय आर्थिक स्थिति में खराब है, महामारी से उबर नहीं पाया है, लेकिन दुनिया को एक संदेश देना है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी वो सकारात्मक शक्ति को अगर पकड़ के चले तो एक दिन आएगा जिस दिन अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और अंधियारा जो है ना, ये छट के जो है विश्व जो है वो एक बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें तो विश्व में जो है वो लालिमा फैलेगी। और भारतीय संस्कृति के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति जो है वो किसकी बात करता है? ज्ञान की बात करता है। भारत की संस्कृति जो है वो संपन्नता की बात करता है। और कमल, जहाँ हम ज्ञान और संपदा की बात कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी अगर हम बात करें तो इसी कमल पर जो है वो क्या करती हैं? विचरण करती हैं। और आज दुनिया को इसी चीज़ की ज़रूरत है, दुनिया को यही बताना है कि आप इस समस्या से वैसे ही निकलेंगे और ये कमल का फूल जो है वो इसका संदेश है। अब देखो ये सब भारत के प्रधानमंत्री की जो सोच है, लेकिन हमें बात करना है कि G20 है क्या। तो दोस्तों G20 के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको जो है वो देश नजर आ रहे हैं जिसमें कि आपको अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन देखने को मिल रहा है। तो G20 के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 75% और अधिक और विश्व के लगभग 2/3 आबादी, आपको 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वहाँ रहती हैं। और अगर हम बात करें तो GDP की अगर हम बात कर रहे हैं तो 85% जो है वो G20 कंट्रीज के पास है। G20 के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो G20 इज अ ग्रुप ऑफ 19 ऑफ द वर्ल्ड मेजर डेवलप्ड इमर्जिंग इकोनॉमिक्स प्लस यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज मेंबर्स हैं वो और आपके इमर्जिंग जो भी आपके इकोनॉमी है वो सभी का जो है वो एक मेल है आपका क्या? G20।
ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को। फटाफट एक बार क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर भी कर दीजिए अपने सारे मित्रों के साथ अगर अभी तक नहीं किया होगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। 1990 का दशक, जिस समय विश्व जो है वो वित्तीय संकट से उभर रहा था, तो G20 का जो गठन हुआ था वो अगर हम बात करें तो गठन तो आपको जो देखने को मिलेगा वो 1999 में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 1999 जो 1990 का जो आपका अंत चल रहा था, और ये समय क्या था, वित्तीय संकट का एक पृष्ठभूमि जो था। और इस समय अगर हम बात करें तो पूर्वी एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया जो है वो वित्त संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक था। और जिसका उद्देश्य क्या था इस G20 का, इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी देश इसके अंदर शामिल हैं उनके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को जो है वो सुरक्षा प्रदान करना। और G20 का जो सबसे पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 2008 में, शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ, वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका। सदस्यों के बारे में हमने देखा कि ये सारे के सारे सदस्य जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। और G20 के बारे में अगर हम बात करें तो इसका कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है, कोई भी स्टाफ नहीं है, और इसके अध्यक्ष और सदस्यों के बीच में अगर हम बात करें तो पूरा रोटेशन करता रहता है, घूमता रहता है। जैसे इस साल इंडोनेशिया, अगले साल इंडिया, उसके अगले साल कोई और। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन तरह से अगर हम बात करें तो 3 सदस्यीय प्रबंधन समूहों के द्वारा जो है ये पूरा का पूरा जो है मॉनिटर किया जाता है, ठीक है ना। अब G20 के कार्य के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो G20 का जो कार्य होता है, आप देखिए ये 2 चीज होता है, एक है आपका शेरपा ट्रैक और दूसरा है आपका फिनांस ट्रैक। शेरपा ट्रैक में क्या क्या है, G20 लीडर्स के जो सबमिट होते हैं, तो शेरपा ट्रैक और हमने क्या कहा, फिनांस ट्रैक, यानी कि शेरपा और वित्त ट्रैक के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी प्रारंभिक प्रक्रिया होती है कि G20 कैसे कार्य करेगा, तो उसमें रोल किसका होता है, शेरपा ट्रैक का और फिनांस ट्रैक का। अब शेरपा ट्रैक में क्या क्या होते हैं, तो एंटी करप्शन के ऊपर, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो कार्य की पूरी चर्चा जो है वो शेरपा ट्रैक के अंदर जो की जाती है, ठीक है ना। दूसरा फिनांस ट्रैक में अफ्रीकन एडवाइजरी ग्रुप, फ्रेमवर्क, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल फाइनेंस आर्किटेक्चर जो है वो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम होता है वो आपका वित्तीय ट्रैक या फिनांस ट्रैक के अंतर्गत होता है। अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा एक तरह से फ्रेमवर्क तैयार कर देते हैं कि हमें इस प्रतिबद्धताओं पर जो है वो काम करना है, और उसके बाद जो है उन सारे देशों की जो है मीटिंग होती है। तो शेरपा ट्रैक के बारे में अगर हम बात करें तो शेरपा ट्रैक के बारे में हमने क्या कहा कि ये बहुत सारे ऐसे प्रक्रियात्मक जो भी नियम होते हैं, जो प्रक्रिया के जो नियम होते हैं, उनके आंतरिक संबंधित जो भी मुद्दे हैं, जो मुद्दा मैंने आपको बताया है ना, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे खाद्य सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे आर्थिक और वित्तीय मुद्दे का जो मुद्दा है, ठीक है, उसके ऊपर जो है संबंधित होता है। और फिनांस ट्रैक के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी वित्त संबंधित जो मुद्दा होता है वो पूरा का पूरा ये आपका देखता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये दूसरा न्यूज रहा दोस्तों आपके लिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए।